तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि यूलिंग की बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि ओ तो अब मुझे समझ में आया कि वेनरेबल सी ने इस तरीके का अच्छा मूव चला है और उसने इस ग्रेटेस्ट मौके का एक बहुत ही अच्छा फायदा उठाया है। और जबकि इस समय हाई वेनरेबल भी अपने सेक्ट लीडरिज्म में है और जबकि हम सभी लोग यहाँ इस मीटिंग में है, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने इलाइट डिसाइपल को लेबर ऑफिस का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया और अब लेबर ऑफिस से कैंडिडेट्स को चुन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और अब इस वजह से इनर सेक्ट एक काफी बड़े एडवांटेज में है। सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद तो वेनरेबल यांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि सच में मैं उन सभी को तबाह कर दूंगा, मैं उन सभी कमीने बच्चे को हेल में डाल दूंगा जिन्होंने मेरे इस ग्रेटेस्ट प्लान को बर्बाद कर दिया। उन कमीने बच्चों को दिखाऊंगा कि आखिर असली स्ट्रेंथ क्या होती है। और जिस पर सेक्ट लीडर कहता है कि नहीं, अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों ने इस सब को करने का एक बहुत ही अच्छा रीजन तो बना लिया होगा। इतना करने के बाद फिर वो यूलिंग से पूछते हैं कि तो ठीक है, फिर हमें बताओ कि लेबर ऑफिस के साथ ये सब कुछ प्रॉब्लम को शुरू करने का उनका आखिर बहाना क्या है। यूलिंग उन्हें बताती है कि सेक्ट लीडर वो लोग हमारे लेबर ऑफिस में वहाँ पर इलाइट एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए डिसाइपल को लेवल को टेस्ट करने के बहाने आए थे और बहाने के तौर पर उन लोगों ने डिसाइपल को चैलेंज करने का यूज किया, लेकिन चैलेंज का एक्सक्यूज करके उन लोगों ने उन डिसाइपल की हत्या कर दी। अब तभी सेक्ट लीडर कहते हैं कि अब क्योंकि वहाँ पे कोई और तीसरा पक्ष नहीं था, इस बात का फायदा उठाते हुए नो मैटर कुछ भी हो जाए वो लोग सारे फेवर को अपनी ओर ही मोड़ लेंगे। और वैसे भी वेनरेबल सी तो उनके पीछे है ही, इसीलिए अब इसमें कुछ भी करने से इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान हो सकता है क्योंकि हम कुछ भी कर ले हमारा एकमात्र दोष यही है कि वो लोग वहाँ पे इलाइट एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए डिसाइपल को रखने के लिए आए थे। इतना करने के बाद फिर वो उन तीनों इलाइट वेनरेबल से पूछते हैं क्या आप तीनों ने उन लोगों को कुछ बताया था। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद वेनरेबल यांग की तो थोड़ी हालत खराब होने लगती है, जबकि वेनरेबल गु उनसे कहते हैं कि ओ मैं ये जानता ही था, तो फिर अब आप ही बताइए कि आखिर आपने एग्जैक्टली उनसे क्या कहा था। तो वेनरेबल यांग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, बस वो तो यूजिन इस बात पर रो रही थी कि वो कैसे इलाइट एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी सीनियर सिस्टर की ड्यूटी को निभाने के लिए इलाइट कैंडिडेट का कैसे टेस्ट लेगी, लेकिन मुझे तो लगा था कि वो यह सब बस ऐसे ही कह रही है, इसलिए मैंने उसे इसके लिए ऐसे ही सहमति दे दी थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वो कोई चाल भी चल सकती है। वेनरेबल यांग की ये बात सुनने के बाद तो सेक्ट लीडर अपने मन में कहते हैं कि ये कमीने इडियट्स, जिसके बाद वो उन लोगों से कहते हैं कि लेबर ऑफिस और इलाइट एरिया अभी फिलहाल उलझे हुए हैं और इस समय हम इन दिनों में से किसी को भी छू नहीं सकते, तो फिर बताओ अब आखिर हम लोग इस उलझन को कैसे सुलझाएंगे। इसके बाद वो पूछते हैं कि और आखिर जूफेन कहाँ है और आखिर वो उस समय अपने लोगों के पास क्यों नहीं था। तो वेनरेबल भाई उन्हें बताते हैं कि वो कुछ मामले को निपटाने के लिए जल्दी में थे और हम लोगों ने कुछ दिनों से उन्हें नहीं देखा है। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि तो ठीक है, फिर तो अब इस मामले को हम तब सुलझाएंगे जब वो वापस आएगा, क्योंकि वैसे भी वो रूल्स को तोड़ने और मरोड़ने में वेनरेबल सी से काफी ज्यादा आगे है और डीमन स्कैमिंग सेक्ट में तो कोई उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। और सेक्ट लीडर के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगला सीन फाइनली हमें जूफेन का दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस केव में बैठकर ओपनिंग हेवन ड्रैगन को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है और जूफेन के चारों ओर से गोल्डन कलर का शानदार ऑरा जो कि रिलीज हो रहा होता है। जूफेन इस तरीके से आगे भी ध्यान लगाते हुए अपने आप को अपने अंदर इनर सेंस में ले आता है, जहाँ पे कि उसके इनर सेंस में हमें एक नए ड्रैगन को फॉर्म होते हुए दिखाया जाता है और जिसके अंदर से पर्पल और गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी। और इसी के साथ जैसे ही जूफेन के इनर सेंस में फॉर्म लेता है तो वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिसे देखकर शौक मारते हुए जूफेन भी अपने आंखें को खोलता है और एक ड्रैगन की तरह चीख मारता है। और जूफेन की चीख इतनी तेज होती है कि और जिसके बाद जूफेन जो कि एक जोरदार चीख लगाता है, जिसके कारण केव के बाहर भी उसके चीख के कारण एक काफी पावरफुल शॉक वेव जनरेट होता है और जिस वजह से इन पांचों एल्डर जो कि बैरियर को कंट्रोल करके रखे हुए होते हैं, ये लोग भी यहाँ पर खड़े होने में इन्हें भी काफी मुश्किल हो रही होती है। जूफेन की शॉक वेव खत्म होने के बाद एक जीभ वाला एल्डर जो कि बोलता है तो ये है हेवनली ड्रैगन सोल की पावर, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पावरफुल होगा क्योंकि ये अभी अभी न्यूली फॉर्म हुआ है और यदि आपके अर्थ ड्रैगन सोल की सपोर्टिंग नहीं होता तो इस इम्पैक्ट के अंदर हमारा बैरियर में करेक्ट पड़ जाता। और सच में ये लड़का ट्रूली मॉन्स्टर है। और जिस पर एल्डर युवान जो कि हंसते हुए बोलते हैं कि तो क्या ये सही नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे लिए भी ये हेवनली ड्रैगन सोल को सामना करने का पहला मौका है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना पावरफुल होगा। और जिसके बाद हम जूफेन को देखते हैं जो कि एक फिल्मी स्टाइल में धुएं
से बाहर निकल रहा होता है और जूपेन के पीछे हम देखते हैं कि गोल्डन और पर्पल कलर का मिक्सर में ड्रैगन सोल जो कि उसके पीछे अपेयर हो रहा होता है और जिस पर कि जूपेन बोलता है तो ठीक है मैं सक्सेस हो गया और तो ये है हेवनली ड्रैगन की सोल। और जिसके बाद जूपेन अपनी मुट्ठी मार दे नहीं मतलब अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है कि रेडिएंट स्टेज की फर्स्ट लेयर की कल्टीवेशन और वर्चुअल स्टेज के फर्स्ट लेयर पर एक सोल के साथ कॉम्बाइन सच में मुझे ये एक ट्रूली मॉन्स्टर बना देता है। लेकिन तभी जूपेन को एक झटका लगता है और तभी देखता है कि उसकी ब्लडी बेबी जो कि वापस आ गया होता है और जिस बात से जूपेन काफी शॉक होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि ब्लडी बेबी ने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो रेडिएंट स्टेज के लेवल तक पहुँच गया है और ब्लडी बेबी जो कि हेवन एंड अर्थ की नेचुरल स्पिरिट है और अब जबकि ये रेडिएंट स्टेज तक पहुँच गया है तो इसकी प्री मॉडल स्पिरिट पावर जो कि काफी टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग है और ऑर्डिनरी रेडिएंट एक्सपर्ट के सामने ये उनसे डजन टाइम स्ट्रॉन्गर है। और जिसके बाद जूपेन जो कि अपनी डेविल स्माइल को पास करता है और चिल्लाते हुए बोलता है तो मेरी ड्रैगन सोल जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगी लेकिन मेरी ब्लडी बेबी अब यूज करने के लिए रेडी है। तो चलो अब देखते हैं कि मुझे 1-on-1 फाइट में चैलेंज कौन देता है। और तभी अचानक जूपेन की आंख जो कि गोल्डन कलर में चेंज हो जाती है और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्डर युवान को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं हाँ तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हेवनली ड्रैगन सोल जो कि सक्सेसफुली कंडेंस हो गया है तो ठीक है हम बैरियर को कम्प्लीटली हटा सकते हैं। लेकिन तभी इस जीव वाले एल्डर को चक्कर आता है और वो वहीं पे गिर जाता है और उसके साथ के एल्डर्स भी जो कि जमीन पे गिरने लगते हैं सिवाय एल्डर युवान के छोड़कर। एल्डर युवान जो कि चिल्लाते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम पांचों एल्डर के साथ क्या हो रहा है और जिस पर कि ये जीव वाला एल्डर जो कि कांपते हुए बोलता है कि हमारा वेदरिंग प्रोस्पेरिंग डोमेन जो कि उस लड़के द्वारा तोड़ दी गई है। और ये सुनकर तो एल्डर युवान भी काफी शौक हो जाते हैं और एल्डर युवान भी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और तभी हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पर्पल थंडर जो कि रिलीज हो रही होती है और जूपेन जो कि अपनी राइट आंख को अपने हाथ से दबा कर रखा होता है, उसमें उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि जूपेन को एक और न्यू स्किल जो कि मिल जाती है और जिसका की नाम फोर्थ आई डिस्ट्रॉय डिवाइन आई ऑफ द अवॉइड होता है। और जूपेन को जो कि यहाँ काफी तकलीफ हो रही होती है लेकिन फिर भी जूपेन हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि एक एम्परर लेवल एक्सपर्ट द्वारा समझाई जाने वाली डिवाइन एबिलिटी से एक्सेप्टेड होती है और उसका हर मूव इतना डोमिनेरिंग होता है कि वो हेवन के नीचे हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। और इस व्हाइट ट्रेमर के द्वारा बैरियर के आउटसाइड के कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। और जूपेन की राइट आई से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। जूपेन जो कि एक डिविल सा स्माइल देते हुए कहता है कि 100 मीटर के अंदर मैं इस वर्ल्ड का भगवान हूँ। तो गाइस जूपेन का इस एबिलिटी जिसका की नाम व्हाइट ट्रेमर है इसका तो मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट लाइक सुकुना की डोमेन और अपने डोमेन के अंदर कुछ भी कर सकता है उसी तरह जूपेन भी अपने 100 मीटर के डोमेन के अंदर कुछ भी कर सकता है। और जिसके बाद हमें इस जीव वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी कांपते हुए एल्डर युवान से बोल रहा होता है कि हमारे बैरियर को उस बच्चे द्वारा तोड़ दिया गया है। और इधर एल्डर युवान जो कि काफी शौक में होते हैं। और जिसके बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जूपेन उस केव से बाहर निकलने लगता है। और केव से निकलने के बाद जो कि जूपेन बाहर की नजारे को देख रहा होता है तभी वहाँ पर एल्डर युवान आते हैं और जूपेन को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि तो स्टीवर्ट जू फाइनली आप बाहर आ गए हैं और आपकी इस स्मूथ अचीवमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन। और जिस पर जूपेन एल्डर युवान से बोलता है कि थैंक यू तो मुझे आपका करना होगा क्योंकि आपने मुझे एक इतनी अच्छी जगह बताई। और जिसके बाद जूपेन वहां से जाने लगता है और जिस पर कि एल्डर युवान जूपेन से बोलते हैं कि तो स्टीवर्ट जू क्या आपको नहीं जाना कि इन दिनों क्या हुआ जस्ट लाइक बैरियर की तरह और आपकी अपनी विजडम से ही सब कुछ गेस कर लेनी चाहिए। और जिस पर जूपेन एल्डर युवान से बोलता है कि आखिर मेरे लिए क्या ही हो सकता है। और जिस पर एल्डर युवान जूपेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज का कोई परवाह नहीं है। और जिस पर जूपेन एल्डर युवान से बोलता है कि नहीं मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। और जिसके बाद एल्डर युवान जो कि जूपेन से बोलते कि मैंने सोचा था कि सबसे पहले चीज जो आप करेंगे वो यह था कि मुझे इसके लिए परेशान करना होगा, मेरे पास इसके लिए एक बहाना भी तैयार था। खैर ये सारा का सारा बर्बाद हो गया। और जिस पर जूपेन हंसते हुए बोलता है कि मैंने भी उतना ही सोचा था, अगर मुझे सच नहीं पता तो पूछने का क्या मतलब है। और जिसके बाद जूपेन एल्डर युवान से बोलता है कि एल्डर युवान अगर मैं सच कहूँ तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट में मेरा सबसे बड़ा लाभ वो ये है कि मैं आपसे मिल पाया और नेचर ऑफ वर्ल्ड के बारे में सर के साथ व्याख्या करने से मेरे पूरे जीवन से अधिक मेरी आंखें खुल गई
होती है और एल्डर युआन जो कि ज़ुफेन को देखते रह जाते हैं, जिसके बाद ज़ुफेन जो कि हंसते हुए एल्डर युआन से बोलता है कि स्पेशली तौर पे ह्यूमन जो कि नेचर के 4 रिलम से हैं। और जिस पर एल्डर युआन ज़ुफेन से पूछते हैं कि आखिर वो 4 कौन है। और जिसके बाद ज़ुफेन आसमान की तरफ देखता है और लंबी सांस लेता है और वो एल्डर युआन को बताता है, पहला जो कि है इग्नोरेंस जिसमें कि एमलेस होकर घूमना, और दूसरा खुद के बारे में अवेयर होना लेकिन अपने जगह के बारे में नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस में मिस प्लेस को डिफाइन करना, और तीसरा अपने आप और अपनी जगह को जानना, और चौथा कारण को जानना, अपनी आंखें खोलना और भीतर का कोहरे को साफ करना। और एल्डर युआन में शार्प आई साइट के बावजूद हेवी हार्ट के कारण 3rd रिलम में फंस गया हूँ और मैंने सारी परेशानी अपने कंधों पर उठा ली है, किसी भी दुर्घटना के डर से, और खुद को रोके रखा। लेकिन अब जब मैं 4th रिलम में हूँ तो आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ, इसका अर्थ खत्म हो गया है। और यहाँ पर सिर्फ आपके अच्छे इंटेंशन को मैटर करता है और मुझे ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि वो एक्सपर्ट्स कौन थे जिन्होंने बैरियर को बनाया, या मुझे उन्हें बहुत बड़ी फेवर देनी हो। और ना जानने का मतलब ये है कि पे बैक नहीं करना। इसके बाद ज़ुफेन हंसने लगता है और इधर हम एल्डर युआन को देखते हैं जो कि ज़ुफेन की बातें सुनने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि तो तुम काफी आइडियलिस्ट हो और ज़ुफेन तुम्हारा माइंड शार्प और डेवियस है और तुम चीजों को नॉर्मल तरीके से देख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक है और पूरे विश्व के लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं है। और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन को देखते हुए और ट्रू पाथ पे चलना यही ग्रेटेस्ट विजडम है। जिसके बाद एल्डर युआन ज़ुफेन से बोलते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, आपने फाइनली इस पाथ पे कदम रख दिया और आपने दाव की और कदम बढ़ा दिया है। सच में आपकी फ्यूचर लिमिटलेस है। जिस पर ज़ुफेन एल्डर युआन से बोलता है कि तभी तो सर आप मेरी हेल्प करते रहेंगे। और जिस पर एल्डर युआन ज़ुफेन से बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा पीठ थपथपाता रहूंगा। और एल्डर युआन की इस बात से ज़ुफेन जो कि थोड़ा मुस्कुराता है और एल्डर युआन भी। लेकिन तभी हम यूमियर को देखते हैं जो कि ज़ुफेन को देखकर बोलती कि मास्टर फाइनली आ गए हैं। और जिस पर ज़ुफेन बोलता है कि आखिर क्या हुआ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया कि यहाँ पर सारी चीजें गड़बड़ हो गई। और जिस पर गेंगर जो कि दांत पीसते हुए ज़ुफेन से बोलता कि अगर आप दोनों यहाँ पर होते तो मेरे फादर को कभी टच भी नहीं करते। और जिस पर ज़ुफेन गेंगर से बोलता कि आखिर तुम क्या ही कर लोगे, तुम सिर्फ अपने लाइफ को बर्बाद कर दोगे और तुम गलती से भी नहीं सोचना कि एक 9th ग्रेड डोमिनिक ट्रेजर जो कि एक 8th लेयर की रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट के साथ लड़ सकता है। और जो लोग भी स्ट्रॉन्गर और वीकर हैं और लास्ट में अपने पावर पे ही डिपेंड करते हैं। और जिसके बाद यूमियर ज़ुफेन से बोलती है कि मास्टर लेबर्स को उनकी डेस्टिनी पर हैवी ब्लो लगा है और यहाँ तक कि कुछ इनर और कुछ आउटर डिसेबल जो कि यहाँ आने से वो लोग भी कतराने लगे हैं। और जिस पर ज़ुफेन बोलता है कि ये तो नेचुरल है कि अगर आप किसी से भी रोंदे जाते हैं तो, और जब तक हम अपनी शिकायत को सुलझा नहीं लेते तब तक उनमें उनसे मिलने की हिम्मत नहीं होगी। तो ठीक है, अब तुम दोनों मेरी बातें को ध्यान से सुनो। मैं एक अपोलाइज बैंक्वेट पार्टी रखने वाला हूँ और इसीलिए 3 इलाइट एरियाज के वेनरेबल को इनवाइट करो। और जिस पर यूमेर और गेंगर जो कि काफी शौक हो जाते हैं कि क्या आप माफी मांगेंगे। जिस पर ज़ुफेन बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि हमारे डिसाइपल ने उन्हें चैलेंज नहीं की थी, और ऑफ कोर्स इसीलिए हमें इस सब चीज को संशोधन करना पड़ेगा। और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं उन डिमोनिक ट्रेजर को भी शो करूंगा जिन्होंने कि उन लोगों ने मांगा था, ताकि हम दोनों के बीच चीजें शांत रहे। और हाँ, लेबर ऑफिस के एल्डर और वेनरेबल को भी यहाँ पर आना चाहिए और जिससे लेबर ऑफिस के लिए इलाइट स्पोर्ट्स कम होंगे। और इधर गेंगर जो कि काफी गुस्से में ज़ुफेन से बोलता है कि वो लोग हमसे फाइट करने के लिए आए थे और हम लोग उन्हें इनवाइट करके ड्रिंक करा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हमारा लेबर ऑफिस अब वो नहीं रहा जैसे कि वो लोग पहले जानते थे। और कभी इनर डिसेबल जो कि हम लोगों को देखकर एडमायर किया करते थे, तो आखिर हमें पीड़ित की भूमिका क्यों निभानी चाहिए। और इसके बाद ज़ुफेन जो कि एल्डर युआन से बोलता कि तो जरा इसे देखिए, ये है सेकंड रिलम ऑफ द ह्यूमन नेचर। वो सिर्फ अपने आप को जानता है और कुछ नहीं, और इसका एरोगेंट जो कि बियॉन्ड है और यही रीजन है। और जिसके बाद ज़ुफेन जो कि चिल्लाते हुए यूमेर और गेंगर से बोलता कि आखिर तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ तो जल्दी करो, यहाँ से जाओ। और जिसके बाद एल्डर युआन जो कि ज़ुफेन से बोलता है कि तो स्टीवर्ट ज़ू, जबकि मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अभी भी अपने दाव की ओर कदम बढ़ाया है, लेकिन आप अभी भी उन ओल्ड तरीके पे कायम है। और ऐसा लगता है कि वो बैंक्वेट जो कि पूरी तरीके से रेड होगी। और इधर हम ज़ुफेन की क्रीपी सा स्माइल देखते हैं और ये देखकर समझ जाते हैं कि ज़ुफेन अभी अंदर ही अंदर कितना गुस्से में है। और जिसके बाद ज़ुफेन एल्डर युआन से बोलता है कि मैंने इतने दिनों से अपना सर नीचे करके इसलिए रखा था ताकि कोई इथेरिया स्टेज का एक्सपर्ट यहाँ पर आके कोई नॉक ना करे, लेकिन अब। जिसके बाद हम ज़ुफेन के एक भयानक लुक को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने अभी तक उनकी चूहे को नहीं खाया, लेकिन जो कोई भी मुझे नीचे धकेलने की कोशिश करेगा मैं उसे जमीन में गाड़ दूंगा। और ज़ुफेन की बॉडी से ब्लैक ऑरा निकल रही होती है, जिसे देखकर एल्डर युआन अपने मन में सोचते हैं कि ये ऑरा गुई हुई के ऑरे से काफी अलग है और सच में एक नॉर्मल व्यक्ति और एक एक्सपर्ट के बीच का अंतर उनकी ऑरा को देखकर ही देखा जा सकता है। और फाइनली मैं तुम्हें एंग्री में देख रहा हूँ और इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी भी किसी चीज का परवाह तो है, तो फिर जाओ अपने आप को बाहर निकालो और मैं हर तरह से तुम्हारे पीछे हूँ। और गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि आखिर एल्डर युआन कौन है, तो कमेंट में जरूर
जरूर बताइए। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सेक्ट एल्डर का मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेनरेबल यांग जो कि सेक्ट लीडर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आखिर जू पेन अभी तक कहाँ है और अभी तक हमने उसे अकाउंटेबल नहीं ठहराया और हमने उसको सपोर्ट भी किया, तो आखिर वो इस रिकॉन्सिलिएशन बैंक्वेट को क्यों रखा है। और जिस पर सेक्ट लीडर वेनरेबल यांग से बोलते हैं कि मैं उस बच्चे का नेचर जानता हूँ और वहाँ उस बैंक्वेट में वो कुछ बड़ा जरूर करने वाला है और वो उस बैंक्वेट को होस्टिंग कर रहा है ताकि आप उससे दूर रह सके और हाँ, आप उसके गुड इंटेंशन को वेस्ट ना जाने दें। और इसके अलावा वो हमें डिमोनिक ट्रेजर भी दे रहा है, तो बस ये याद रखना कि तुम मेरा हिस्सा जरूर लेके आना और साथ में सेकंड एल्डर और सेवेंथ एल्डर को भी इनवाइट जरूर करना। और क्योंकि ये एक एपोलॉजी बैंक्वेट है तो इसमें इन्वॉल्व के ग्रैंडफादर्स को हम नहीं छोड़ सकते। और जिस पर वेनरेबल यांग जो कि सेक्ट लीडर से बोलते हैं कि आखिर सेक्ट लीडर आपको क्या हो गया है और क्या सच में अब ये ट्राई कर रहे हैं कि ये टेंशन कम हो जाए और अगर हम सच में रिकॉन्सिलिएशन बैंक्वेट से वापस आ जाते हैं तो फिर हम उन दोनों ब्रेड्स के साथ में कैसे डील करने वाले हैं। और जिस पर सेक्ट लीडर जो कि एक क्रीपी से स्माइल देते हुए बोलते हैं कि अगर वो दोनों पहले ही माफी मांग चुके हैं तो उन्हें सजा देने का कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और मैं तो केवल ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो बच्चा इन सब चीजों से कैसे निपटता है और क्या मुझे इन सब चीजों में अपना कदम रखना पड़ेगा। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लेबर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैंक्वेट पार्टी रखी गई होती है और तभी क्विलिंग गुस्से में अपने हाथ को टेबल पे मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर स्टीवर्ट जू क्या सोच रहे हैं और वो वही लोग थे जो हमारे साथ गलत किया, तो आखिर हम लोग इस रिकॉन्सिलिएशन बैंक्वेट पार्टी को क्यों होस्ट कर रहे हैं और हम उनसे फिर भी माफी मांगने वाले हैं, ये कितना अपमानजनक है। और जिस पर यूलिंग बोलती है कि मैंने अपने पास्ट में काफी सारे कॉम्प्रोमाइज किया है लेकिन मैं कभी भी इस तरह से कायरता नहीं दिखाई है। और जिस पर टाइसन यूलिंग से बोलता है कि तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। और जिस पर यूलिंग टाइसन पे गुस्सा होते हुए बोलती है कि आखिर तुम क्या सोचते हो कि मैं ये नहीं चाहती, लेकिन हम यहाँ पर स्टीवर्ट जू की तरफ से हैं और हम उनकी इज्जत को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते और उन्होंने हमारी काफी मदद भी की है और नहीं तो मैं यहाँ से कब की चली गई होती। और जिसके बाद क्विलिंग जो कि बोलता है कि मैं अभी भी काफी क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हो और भले उन दो कमीनों को उन एल्डर्स का सपोर्ट प्राप्त हो लेकिन फिर भी हम उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने हार स्वीकार करना ये काफी अपमानजनक है। और क्या स्टीवर्ट जू सच में ये ऐसा करने वाले हैं? इस बात से ताजिंग काफी गुस्सा हो जाता है, अपने दांत पीसने लगता है, लेकिन अपने आप को शांत करता है और बोलता है कि तो ठीक है, मैं ये सब चीज स्टीवर्ट जू के लिए करने वाला हूँ। और तुम लोग जानते हो कि जूनियर सिस्टर की सोल अटैक से हिट होने के बाद मेरी स्पिरिचुअल रूट जो कि टूट चुकी है और मैं ऑलमोस्ट जो कि क्रिपल हो गया हूँ और वो स्टीवर्ट जू है जिन्होंने की मेरी मदद की और उन्होंने मुझे रेडिएंट स्टेज को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प किया और क्योंकि उन्होंने बोला है तो मैं उनके रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। और जिस पर क्विलिंग जो कि टाइसन से बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें भी 10 ग्रेड का एलिक्सर और हेवन प्लेटिंग पिल दिया गया था और ये एलिक्सर सच में मेरकुलस है और इसने ही गेंगर और यूमियर की जान को बचाई थी। और जिसके बाद टाइसन जो कि बोलता है कि स्टीवर्ट जू के पास हेवनली डिफाइंग एबिलिटीज है जो लोगों को मृत्यु के कगार से वापस लाने में कैपेबल है। मैं उनसे काफी इम्प्रेस हूँ और मेरे विचार से यहाँ तक कि सेक्ट के एल्डर्स और फेंस राइड एल्डर से भी उनकी कंपेयर नहीं की जा सकती। लेकिन आज का मैटर ये काफी शर्म करने वाला होगा। और ब्रदर गुई हुई, आखिर आप अभी तक यहाँ पर बैठे क्यों है? और जिस पर गुई हुई जो कि बोलता कि जू फैन ने मुझे कहा था कि फॉलो करने के लिए और यही मेरी बेसिक ड्यूटी है। और तभी हम गेंगर को देखते हैं जो कि क्विलिंग से बोलता है कि फादर हमें अपने आप को तैयार कर लेनी चाहिए क्योंकि लोग ऑलरेडी एक करके आते जा रहे हैं। इनवाइटेड गेस्ट के अलावा और कई इनर एल्डर्स और एंसेंट एल्डर्स भी हैं और पूरे आउटर एंड इनर सेक्ट के डिसेबल यहाँ देखने के लिए आए हैं। और सच में ये भीड़ बढ़ती जा रही है और इतने लोगों के सामने हार को स्वीकार करते हुए और बेहतर होगा कि हमें अपने आप को शांत रखना होगा क्योंकि हमें काफी पोक भी किया जाएगा और हम डेंजर में पड़ सकते हैं। और जिस पर क्विलिंग जो कि बोलते कि यह काफी बेकार है और यहाँ उन लोगों को उन दोनों बुढ़ों ने ही बुलाया होगा सिर्फ हमें ह्यूमिलेट करने के लिए। और जिस पर यूलिंग जो कि बोलता है कि ह्यूमिलेट होना तो एक बात है लेकिन मुझे डर इस बात की है कि वो लोग हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए किस हद तक जाएंगे और उन्हें हमें खत्म करने का एक कारण दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार उनके दो पोते पोतियों ने किया था। और गेंगर ने पॉइंट वाली बात की है, हमें शांत रहनी चाहिए। और जिसके बाद टाइजन और गुई हुई जो कि चुपचाप अपने आंख बंद कर लेते हैं। और जिसके बाद वेनरेबल बाई को हम देखते हैं जो कि उनकी तरफ देखकर बोल रहे होते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और जूफेन की इंटेल टैक्टिक जो कि काफी चतुर थी, विशाल रिसोर्सेज के साथ डिसेपल को आकर्षित करके उन्हें लाभ का लालच देकर उनकी बेनिफिट्स को काट दिया, लेकिन फिर दूसरे पक्ष ने भी बदले में वही राजनीति को अपनाई और उसने भी उनकी सोर्स पर कटिंग कर दी। इस बार को छोड़कर उन्होंने न केवल डिसेबल की लॉयल्टी ली बल्कि उनके हार्ट को भी ले लिया। और लास्ट हंगामे के बाद आफ्टर डिसेबल की गरिमा खत्म हो गई और उनका मनोबल जो कि बिखर गया। और अगर हम इस रेसोलेशन बैंक्वेट से गुजरेंगे तो हम डिसेबल की लॉयल्टी को लूज कर देंगे। और सेक्ट लीडर का कहना यह है कि जूफेन काफी तेज दिमाग का और हमें
उन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है। और उनके पीछे जो कि इनर सेक्ट के एल्डर्स जो कि काफी हंस रहे होते हैं, और जिस पर कि वेनरेबल की जो कि बोलते हैं, हाँ अगर सेक्ट के लीडर ने उसका पालन करने का पहले आदेश ना दिया होता तो मैंने बहुत ही पहले इसको इग्नोर कर दिया होता। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जूनियर सिस्टर और चू फेंग को दिखाया जाता है। चू फेंग जो कि जूनियर सिस्टर से बोलता है कि जूनियर सिस्टर आप यहाँ पर इतने इत्मीनान से वाटर को एंजॉय कर रहे हैं, और जिस पर जूनियर सिस्टर ची फेंग से बोलती है कि और आखिर हम क्या ही कर सकते हैं, और हम अभी यहीं पर रह सकते हैं क्योंकि हम अपने इलाइट सेक्ट के बैरियर को नहीं तोड़ सकते, और इसीलिए मैं टाइम पास कर रही हूँ। और तभी ची फेंग जो कि जूनियर सिस्टर के पास आ जाता है और वो उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर जो जूनियर सिस्टर होती है वो चिल्लाते हुए ची फेंग से बोलती है कि क्या सच में आप अपने ग्रैंडफादर के लिए हेवन सेटरिंग हेल्बर्ट को लाए हैं। और जिस पर ची फेंग बोलता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं लाया, बल्कि मुझे ग्रैंडफादर ने ही मुझे दी है। और वो जानते थे कि वो तीनों बुढ़े हमें आज यहाँ जरूर फंसा देंगे, और इसीलिए उन्होंने 7th ग्रैंड के डेमोनिक ट्रेजर को एडवांस में दे दी है, और ये हेवन सेटरिंग हेल्बर्ट जो कि इस बैरियर को आसानी से तोड़ देगी। और जिस पर जूनियर सिस्टर जो कि बोलती है कि तो आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, तो चलो हम बाहर जाते हैं और मजे करते हैं। और जिस पर चू फेंग जो कि जूनियर सिस्टर से बोलता है कि आखिर आप इतनी जल्दी क्यों कर रही है, मैंने अपनी बात को पूरी नहीं की है, और मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक काम के लिए हेवन सेटरिंग हेल्बर्ट को दिया है। और क्या तुम जानती हो कि उन तीनों बुढ़ों ने हमें यहाँ क्यों ट्रैप किया है, और यहाँ तक कि उन्होंने इलाइट सेक्ट में फ्रीली रूप से एंटर करने या छोड़ने से मना कर दिया गया है। और जिस पर जूनियर सिस्टर ची फेंग से पूछती कि आखिर क्यों, और जिस पर ची फेंग जो कि बोलता कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा फिर भी तुम इससे विश्वास नहीं करोगी। हमारे द्वारा लेबर ऑफिस में हंगामा करने के बाद वे लोग वास्तव में हमसे माफी मांगने के लिए उन लोगों ने एक अपोलाइज बैंक्वेट को होस्ट किया है, और हम दोनों के ग्रैंडफादर और वो तीनों बुढ़े जो कि हमारे तरफ से उनकी माफी को स्वीकार करने के लिए गए हैं। तो गाइस ये तीन बुढ़े वही है, वेनरेबल यांग और उनके दो साथी, और अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो ये वही मोटा वाला है। और जिसके बाद चू फेंग बोलता है कि इन परिस्थितियों में अगर हम वहाँ पर गए और उन्हें और बेइज्जती करें तो उन्हें एक कोने में धकेल दिया जाएगा, और लास्ट में उनके पास लेबर ऑफिस को खत्म करने का एक कारण होगा। और इसी चीज को रोकने के लिए उन तीनों बुढ़ों ने हमें यहाँ पर ट्रैप करके रखा है। और चू फेंग की ये बातें सुनने के बाद जो जूनियर सिस्टर होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि और वैसे भी जो भी लेबर ऑफिस को चार्ज करता है वो स्पिनलेस है, एक गाल पे थप्पड़ खाना और दूसरे गाल को आगे कर देना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो गाइस आपको क्या लगता है कि ये डायलॉग जो कि गांधी जी का है? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसके बाद ये जूनियर चुड़ैल मतलब जूनियर सिस्टर जो कि बोलती है कि इस तरह का काइंड पर्सन जो कि इनर एल्डर्स के अटेंशन को डिजर्व करता है, और सच में क्या ही डरपोक बंदा है। और जिसके बाद जूनियर सिस्टर जो कि जोर जोर से हंसने लगती है और फिर बोलती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की साहस करने के बाद भी उन्हें लास्ट में बेइज्जती ही होनी पड़ेगी। लेकिन तभी उन दोनों को कुछ महसूस होता है, मानो उनकी तरफ कोई चीज जो कि तेजी से आ रही है। तभी उनके सामने कोई चीज लैंड करती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और उस ब्लास्ट के कारण वहाँ पर एक काफी बड़ा जो कि गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे की तरफ देखकर जूनियर सिस्टर जो कोई बोलती है आखिर वो है कौन, और तभी हमें उस धुएं की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी की परछाई होती जो कि बोल रही होती है कि इलाइट एरिया को फिर से सील कर दिया गया है और कोई भी यहाँ से बाहर या अंदर नहीं आ सकता, और खासकर तुम दोनों नहीं जा सकते। क्या तुम लोग भूल गए हो कि आखिर तुम लोगों ने क्या किया है? और जिसके बाद जूनियर सिस्टर जो कि बोलती कि मुझे तो लगा था कि ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक वैसे ही जैसे वेनरेबल भाई हमारे ग्रैंडपा को नहीं छू सकते और तुम भी हमें नहीं छू सकती। और जिसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सीनियर सिस्टर बाई लाइन होती है, और ये वेनरेबल बाई की ग्रैंड डॉटर होती है। जिसके बाद सीनियर सिस्टर जो कि बोलती है ग्रैंडफादर वेनरेबल हो सकते हैं और कुछ लोगों से अप्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और मैं यहाँ पर गिले शिकवे दूर करने नहीं बल्कि नियमों का पालन करने आई हूँ। जिस पर जूनियर सिस्टर उसे बोलती कि ये काफी कूल है। और जिसके बाद चीफेंग जो कि सीनियर सिस्टर से बोलता है कि सीनियर सिस्टर मैं आपके इस काम के लिए एडमायर करता हूँ और जिसकी वजह से मैं आपको पसंद भी करता हूँ, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने आंख बंद करके यहाँ से चले जाइए। हम दोनों जो कि एक ही कल्टीवेशन के हैं, और जूनियर सिस्टर जो कि रेडिएंट स्टेज के 4th लेयर पे है, और सही से कहूँ तो आप हम दोनों को नहीं संभाल सकती। और जिस पर सीनियर सिस्टर चीफेंग से बोलती कि ऐसा लगता है कि तुमने आज तक मुझसे नहीं भिड़े हो और ऐसा लगता है कि तुम मुझे आजमाना चाहते हो, तो ठीक है। और जिसके बाद चीफेंग जो कि सीनियर सिस्टर से बोलता है कि तो सीनियर सिस्टर क्योंकि मैं आपको इतने दिनों से एडमायर करता था और इज्जत करा करता था, और क्योंकि मुझे एक काम दिया गया है तो मैं उसे करूंगा। मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे रोकेंगी। इधर सीनियर सिस्टर अपने ऑरा को रिलीज करती है और उससे बोलती कि तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम बार बार होल्ड बैक करते रहते हो, तो ठीक है। और जिसके बाद सीनियर सिस्टर काफी गुस्सा हो जाती है और आसमान में जाकर
आकर अपने क्लाउड रूप से चीफेंग और जूनियर सिस्टर पर अटैक कर देती है और सीनियर सिस्टर के इस अटैक से वहाँ पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं और जिस अटैक से चीफेंग और जूनियर सिस्टर जो कि बच जाते हैं और हम देखते हैं कि जमीन पे काफी ब्लास्ट हुई होती है और इधर चीफेंग जो कि सोच रहा होता है कि ये औरत काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं तो चाहता था कि मैं इसे सरप्राइज करूंगा लेकिन नहीं। और जिसके बाद चीफेंग जो कि अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और वो जूनियर सिस्टर से बोलता है कि चलो आप मेरी हेल्प करो और जिसके बाद वो अपने फायर फिंगर से अटैक करता है। इधर जो कि जूनियर सिस्टर अपनी मून्स विंड एम्बेरस को एक्टिवेट करती है और चीफेंग और जूनियर सिस्टर की अटैक जो कि कंबाइन होकर सीनियर सिस्टर की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर सीनियर सिस्टर जो कि काफी शॉक हो जाती है और तभी जो सीनियर सिस्टर होती है अपनी काफी सारे क्लाउड रोप को उसके अटैक की तरफ अटैक कर देती है और जिसके बाद उनकी अटैक जो कि जूनियर सिस्टर और चीफेंग की तरफ वापस आने लगती है, जिसे देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी उस अटैक पर कोई और अटैक करता है जिससे उसकी अटैक जो कि निलीफाई हो जाती है और ये दोनों जो कि बच जाते हैं और तभी ये देखकर सीनियर सिस्टर काफी शॉक होते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि ये आखिर ये सिर्फ रेन है और ये तो लूजी का अटैक है। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए सीनियर सिस्टर से बोलता है कि तो जूनियर सिस्टर भाईलैंड तो चलिए हम दोनों आराम करते और आपस में बात करते हैं और ये दो जूनियर जो कि बाहर जाकर ताजी हवा लेना चाहते हैं तो इसमें गलत ही क्या है। और तभी चीफेंग लूजी को देखकर काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि सीनियर ब्रदर लूजी, ऐसा लगता है कि आप सेक्युलरिज्म से वापस आ गए हैं, क्या ग्रेट टाइमिंग है। और जिस पर लूजी जो कि चीफेंग से बोलता है कि मैं इतना दिनों से बाहर था लेकिन अभी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और तुम अपना काम करो और मेरा काम मैं संभाल लूंगा। और बात रही तुम लोग को यहाँ से बाहर निकलना, जिसके बाद वो सीनियर सिस्टर से बोलता है कि तो जूनियर सिस्टर भाईलैंड मैं जो कि रेडिएंट स्टेज के 9th लेयर पे हूँ और मेरे साथ 8th लेयर के भी है, तो तुम इस हिसाब से नहीं जीत सकती और मैं अपने अटैक में नरमी देने वाला नहीं हूँ और वेनेबल भाई के रिस्पेक्ट के तौर पर मुझे आशा है कि आप मुझसे नहीं लड़ेंगे और उन्हें जाने देंगे। इधर सीनियर सिस्टर लूजी की बात सुनने के बाद वो नीचे उतर आती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तो लूजी हमारे 3 वेनेबल्स ने इस बैरियर को पेट्रोल करने के लिए और किसी को भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए मना किया है और तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानने वाली और तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाली। और जिस पर लूजी जो कि सीनियर सिस्टर से बोलता है कि अगर ये कोई और बात होती तो मैं इसे जाने देता, लेकिन जूनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो अपने पॉइजनस गैस को रिलीज करता है और जिसकी वजह से वहाँ उसकी पॉइजनस गैस से एक बिच्छू जो कि बन जाता है। इधर ये देखकर सीनियर सिस्टर जो कि काफी शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि ये अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं रोक सकती क्योंकि इसका पॉइजनस रेंज काफी वाइड है। और इधर लूजी जो कि सीनियर सिस्टर से बोलता है कि तो जूनियर सिस्टर तुम हार मान लो, तुम इसे नहीं रोक सकती। और तभी वहाँ पर कोई आता है और लूजी से बोलता है कि लूजी तुम्हारे यहाँ आने से कोई भी चीज नहीं बदलने वाला और लूजी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे देखकर लूजी जो कि बोलता है तो तुम भी वापस आ गए क्यू चेंगलोंग। जिसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी मस्कुलर लग रहा होता है और क्यू चेंगलोंग जो कि आते ही लूजी से बोलता है आखिर ठीक समय पर तुम्हारी मर्डरस टेंडेंसीज को कौन रोक सकता है लूजी, और मुझे पता है कि तुम दोनों ने क्या किया है और फाइन यिन ने मुझे चेतावनी दी थी कि तुम लोगों कुछ न कुछ तो करोगे और सच कहूँ तो तुम लोग लेबर ऑफिस में दोबारा नहीं जा पाओगे। और जिस पर लूजी चेंगलोंग से बोलता है कि ओ क्या बात है, तुम्हारे बड़े शब्द, और तुम्हें क्या लगता है कि हम तीनों को तुम रोक पाओगे। और चेंगलोंग ये समय आ गया कि मैं तुमसे बेस्ट इलाइट टाइटल को ले लूं। और इधर चेंगलोंग भी चिल्लाते हुए लूजी से बोलता है कि लूजी तो कुछ समय से तुम इसके पीछे पड़े हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हें बता दो कि ये तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। और इधर चीफेंग जो कि लूजी से बोलता है कि क्या आप मेरी मदद करने के लिए नहीं आए हैं और आखिर आप चेंगलेन से क्यों फाइट कर रहे हैं। और तभी चीफेंग को कुछ महसूस होता है और देखता है कि बैरियर के बाहर से कोई चीज जो कि उड़ता हुआ उन्हीं के पास आ रहा होता है और बैरियर को तोड़ते हुए वो वहीं पे लैंड करता है। और जबकि लूजी और चीफेंग ये देखते हैं वो काफी शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि चेंगलोंग भी और सीनियर सिस्टर भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक झाड़ू होता है जो कि बैरियर को तोड़कर उसके अंदर आ चुका होता है और वो लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि किसी ने हमारे बैरियर को तोड़ दिया है। और तभी हम धुएं में एक पैर को देखते हैं जो कि झाड़ू के स्टिक के ऊपर बैठा होता है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ज़ूपेन होता है जो कि काफी स्टाइल में झाड़ू के ऊपर बैठा होता है। और जिसके बाद ज़ूपेन बोलता है कि एक्सक्यूज मी, और जिसके बाद ज़ूपेन को देखकर ये पांचों लोग काफी शौक में होते हैं क्या यहाँ पर चल क्या रहा है। और जिसके बाद ज़ूपेन उन पांचों से बोलता है कि तो तुम लोग चीफेंग और यूजुआन का डायरेक्शन कौन बता सकता है, या कोई तुम में से ही हो। और जिसके बाद सीनियर सिस्टर ज़ूपेन से चिल्लाते हुए बोलती कि आखिर तुम हो कौन। और इधर ज़ूपेन जो कि अपने झाड़ू को कंधे पर लेने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता कि ओ मेरे माइनर्स कहाँ पर है एंड मैं कौन हूँ, आई एम द बॉस ऑफ लेबर ऑफिस। ज़ूपेन बोले तो स्टीवर्ट ज़ू, और हम जो अपोलॉजी बैंकेट को होल्ड कर रहे हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि 7th और 2nd एल्डर भी वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है और वहाँ पर उस शो के 2 स्टार चीफेंग और यूजॉन को कैसे भूल सकते हैं। और सच कहूँ तो उनके बिना बैंक्वेट काफी अधूरा रह जाएगा। इधर ज़ूपेन के इतनी बात सुनने के बाद जूनियर सिस्टर ज़ूपेन से बोलती है कि तो तुम वही हो, वही कचरा वेस्ट ज़ूपेन, और क्या तुम्हारे चेहरे पर इतने जोर से थप्पड़ नहीं पड़ा कि तुम अपने दूसरे गाल को आगे करने की सोच रहे हो। और जिसके बाद जूनियर सिस्टर हंसते हुए ज़ूपेन को और ट्रोल करते हुए बोलती है कि गाइडिंग वेनेबल्स को
ये डर था कि हम उस बैंक्वेट में जाकर कोई तमाशा न खड़ा कर दे, इसलिए उन लोगों ने हमें यहाँ पर बंद करके रखा था। और फिर भी तुम पंक यहाँ पर अंदर घुस आए और सीधे तुम हमारी कदमों के नीचे आ गए। और इधर चीफेंग जो कि जूफेन से बोला कि सच में तुमने मेरी आंखें खोल दी। और जिसके बाद जूफेन चीफेंग और जूनियर सिस्टर की तरफ देखकर बोलता कि तो मैं समझ लूं कि वो तुम ही बास्टर्ड हो। और जिस पर जूनियर सिस्टर जूफेन से बोलती है कि तो आखिर हम ही होंगे, तुम क्या कर लोगे? क्या तुम सच में हमारे पैरों में आकर अपने माथे को रगड़ोगे? जूनियर सिस्टर की बात सुनने के बाद जूफेन जो कि बोलता है ओह तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो। ये एपोलॉजी बैंक्वेट स्पेशली रूप से सेकंड एंड सेवंथ एल्डर के लिए है, और बोले तो सिर्फ वही दोनों के लिए। और वो इसलिए क्योंकि उनके दो प्रेजियस ग्रैंड चिल्ड्रंस मेरे हाथों मरने वाले हैं। और जिसके बाद जूफेन अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसे महसूस कर कर इनकी तो फट जाती है। और इधर चैंगलंग जो कि सोच रहा होता है कि ये फ्रेश रेडियंट स्टेज का डिसाइपल है, लेकिन फिर भी इसकी ऑरा जो कि काफी इंटेंस है। और इधर लूजी भी जूफेन की इस ऑरा को महसूस करके वो अपने मन में सोच रहा होता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये बंदा है कौन? और जिसके बाद जूफेन इन दोनों से बोलता है कि तो तुम दोनों लेबर ऑफिस में कुछ दिन पहले वहाँ पर काफी हंगामा मचाया था, और यहाँ तक कि तुम दोनों ने लेबर ऑफिस को चैलेंज भी किया था। और जिस पर की जूनियर सिस्टर जूफेन से बोलती है कि तो क्या हुआ, तो क्या तुम इसके लिए हमसे माफी नहीं मांग रहे? और जिसके बाद जूफेन बोलता है कि ये सच है कि मैं सब कुछ एडमिट करता हूँ। और जिसके बाद आगे क्या होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्योंकि तुम लोगों का कहना है कि लेबर जो कि तुम जैसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए आया हूँ। और सेक्ट के नियम, जब कोई लो स्टेटस का कोई व्यक्ति हाई स्टेटस के किसी भी दूसरे डिसाइपल से लड़ता है तो उन्हें मृत्यु दंड नहीं होती। और जिसके बाद जूफेन अपने ब्लैक ऑरा को रिलीज करते और काफी गुस्से में होता है, उनसे कहता है कि तो क्या अब तुम दोनों एक साथ आ रहे हो या एक एक करके आओगे? और इधर ये दोनों तो जूफेन की ब्लैक ऑरा को देखकर इन दोनों की पहले ही फट जाती है। और तभी लीजुई जो कि जूफेन से बोलता है कि तो जूफेन ऐसा कोई रूल हो सकता है, लेकिन अभी हम कोई भी कंपटीशन से बाहर है, तो ये तुम्हारे चैलेंज को रिफ्यूज कर सकते हैं। और जब से तुम इलाइट एरिया में घुसे हुए हो और तब से तुमने रूल्स को तोड़ा है, तो क्या तुम इस पर कोई बात बोलना चाहोगे? और जिसके बाद जूफेन जो कि उनकी तरफ देखता है, जिसके बाद जूफेन बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें भौंकना बंद कर देनी चाहिए और फाइट करनी चाहिए। और क्या तुम्हारे और भी लोग नहीं है? तुम चिंता मत करो, इन सभी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद पर ले लूंगा, और इस बार मैं ये सच कह रहा हूँ। और तभी चैंगलोंग जो कि जूफेन से बोलता है कि आखिर इलाइट एरिया को चैलेंज देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और आखिर तुम हमें क्या समझते हो? और इधर लीजियो जो कि सोच रहा होता है कि इस बेवकूफ ने सबको चैलेंज कर कर अपनी कब्र को खुद खोद ली है, और जब वो बेवकूफ लेबर्स ये सुनेंगे तो कभी भी वो लोग इलाइट एरिया में कदम नहीं रखेंगे। ये कितनी अच्छी बात है कि एक पत्थर से दो शिकार होने वाले हैं। लेकिन तभी जूफेन के पीछे कुछ और इलाइट डिसाइपल जो कि आ जाते हैं, और उन पांचों के सामने ग्रीटिंग करते हुए ये बंदे बोलते हैं कि सीनियर्स, इसने हमारे इलाइट्स की बैरियर को तोड़ दिया है और हम इसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन ये काफी तेजी से भाग गया। और सीनियर्स, आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने इसे यहाँ पर रोके रखे हैं। और जिस पर लूसी जो कि बोलता है कि सेक्ट के बैरियर को तोड़ना ये ऐसा नहीं है कि तुम किसी सीनियर को चैलेंज दे रहे हो, और अगर इस समय हम तुम्हें मार भी दे तो हमें सेक्ट के लीडर छू भी नहीं सकते। और इधर जूफेन जो कि लूसी को गुस्से से देखकर उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम आखिर मुझे ट्राई क्यों नहीं कर लेते?